हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ और ये है पार्ट 1। चैप्टर का नाम है आर चेंजिंग अर्थ। इट मीन्स अर्थ में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, जिन चेंजेस के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करेंगे। The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates। तो इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि लिथोस्फीयर क्या होता है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा लिथोस्फीयर क्या है, आपको इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ में आएगा। लिथोस्फीयर क्या होता है? हमारे ऊपर की जो क्रस्ट है, ये एरिया जो ज़मीनी एरिया है, ये लिथोस्फीयर के अंदर आता है। ये मैंने बहुत अच्छे से इन डिटेल आपको प्रीवियस चैप्टर्स में समझाया। चैप्टर 1 और 2 आप पढ़ के ही चैप्टर 3 को देखना, तो आपको चैप्टर 3 ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये जो लिथोस्फीयर है छोटे छोटे हिस्सों में टूटा है और उन हिस्सों को हम प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये लिथोस्फीयर की प्लेट्स बनी है टूट के, इसलिए हम इनको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। आगे देखिए, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। ये जो प्लेट्स है ना, जैसे ये पहले लिथोस्फीयर ऐसा था पूरा एक, अब प्लेट कैसी हो गई? एक प्लेट यहाँ है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इस तरीके से ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स में टूट गया। तो ये जो प्लेट्स हैं ये आपस में इधर से उधर घूम रही हैं, लेकिन इनके जो मूव करने की स्पीड है काफ़ी स्लो है। ये साल भर में कुछ मिलीमीटर ही खिसकती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और इनके अंदर ये मोशन कहाँ से आ रहा है, मतलब ये मूव क्यों कर रही हैं? बिकॉज ऑफ मोल्टन मैग्मा। इससे के पहले चैप्टर में अभी हमने मोल्टन मैग्मा के बारे में भी पढ़ा था, क्या होता है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। और अभी हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि मोल्टन मैग्मा सर्कुलर मैनर में किस प्रकार से घूमता है। तो आइए पहले एक्टिविटी को देख लेते हैं। सो एक्टिविटी है, टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। तो हमें क्या करना है, एक पेपर पैलेट लेना है और उसको बीकर के अंदर हमने डाल लिया। ये पेपर पैलेट है, इसको हमने बीकर के अंदर डाल लिया। नीचे से हमने क्या करा है, ट्राइपॉड स्टैंड है ये जो इस तरीके से ये स्टैंड बना हुआ है, इसको हम ट्राइपॉड स्टैंड कर रहे हैं। और नीचे से हमने इसमें आग लगा दी है। जिस तरीके से पानी गर्म होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड along with the warm layers of the water and then sinks back along with the cooler layers of the water। तो जैसे ही ये पेपर पैलेट यहाँ पर है, तो जैसे ही पानी गर्म होगा तो ये पेपर पैलेट ऊपर उठ जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद जो पानी की ठंडी, जैसे पानी ठंडा होगा तो उसकी ठंडी लेयर्स के साथ ये पेपर पैलेट नीचे डूब जाएगा। The molten magma inside the earth moves in the similar manner। तो जो मोल्टन मैग्मा है वो भी इसी तरह से करता है, गर्म होता है ऊपर की तरफ आता है, ठंडा होता है तो नीचे की तरफ जाता है। तो अभी हमने एक एक्टिविटी देखी थी और एक्टिविटी से हमें ये पता पड़ा कि मोल्टन मैग्मा जो होता है वो किस प्रकार से मतलब कि घूमता है और उसके मोशन की वजह से, इस मोल्टन मैग्मा के मोशन की वजह से ही जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये भी घूमती हैं। अब जब ये मूवमेंट होता है इन प्लेट्स का, तो इसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब अर्थ में बहुत प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, तो उन मूवमेंट्स को करने के पीछे कोई ना कोई फोर्स तो होगी, ठीक है, बल होगा, कोई ना कोई शक्ति होगी। तो उन शक्तियों को, उन फोर्सेस को, उन बल को हमने डिवाइड कर दिया है। The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces। तो हमने किस प्रकार से डिवाइड किया फोर्सेस को, जैसे देखिए ये अर्थ है,
तो अर्थ के अंदर साइड में जो भी फोर्सेस एक्ट करेंगी उनको हम कहेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस। और ये है ऊपर का सतह, अर्थ की सरफेस है। यहाँ पर जो भी फोर्सेस एक्ट करेंगी इस जगह पे उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस। नाउ दिखा है अर्थ में कौन कौन से प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं। तो अर्थ के मूवमेंट्स हमने देखा दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, एंडोजेनिक जो अंदर की तरफ है और एक्सोजेनिक जो कि बाहर की तरफ होंगी। अब एंडोजेनिक फोर्सेस को हमने दो प्रकार से डिवाइड किया, सडन फोर्स जो एकदम से झटके से लगे एंड डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। अब एक्सोजेनिक में भी हमने डिवाइड किया है इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्सेस, क्योंकि जो डिपोजिशन का वर्क होता है या सॉइल के इरोजन का वर्क होता है वो पृथ्वी की, अर्थ की सतह पे होता है यानी सरफेस पे। तो ये इरोजन का और डिपोजिशन का काम कौन कौन करती है, रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। तो ये तो हो गई बाहर, क्योंकि रिवर आपको ऊपर ही दिखती है अर्थ के, विंड भी ऊपर चलती है, सी वेव्स ऊपर है अर्थ के और ग्लेशियर्स हैं। तो ये सब एक्सोजेनिक में आ जाएगा क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पे। और अर्थ के अंदर से कौन कौन काम करता है, लैंडस्लाइड, वॉल्केनो, अर्थक्वेक और माउंटेन्स भी जो बन रहे हैं वो अंदर से ही फोर्स और प्रेशर लगने की वजह से बनते हैं। यहाँ पर ग्लॉसरी में बताया गया है लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में डेफिनेशन। चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं। द अर्थ's crust consists of several large and small rigid irregularly shaped plates which carry continents and ocean floors। मैंने आपको बताया था कि पहले एक लिथोस्फीयर था, देन वो टूट गया कुछ अलग अलग प्लेट्स में। तो जब ये टूटा तो इन्हीं प्लेट्स के ऊपर ही तो हम रहते हैं, इन्हीं प्लेट्स के ऊपर ही कॉन्टिनेंट्स हैं और इन्हीं प्लेट्स के ऊपर ओशियन बसे हुए हैं। अब कॉन्टिनेंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेट्स के ऊपर कॉन्टिनेंट है, क्योंकि कॉन्टिनेंट ज़मीन का टुकड़ा है और ज़मीन लिथोस्फेरिक प्लेट भी ज़मीन है। लेकिन ओशियन आपकी समझ में नहीं आया होगा। ओशियन का भी तो एक ज़मीन ही होती है। जब आप नीचे चले जाओगे, एकदम डेप्थ में चले जाओगे ओशियन में, वहाँ आपको ज़मीन ही तो मिलेगी, ओशियन फ्लोर, ओशियन का बॉटम, तो वहाँ पर भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स ही होती हैं। नाउ सी, एंडोजेनिक forces sometimes produce sudden movements and at the other time produce slow movements। कभी कभार हम एंडोजेनिक की बात करें, ध्यान देना एंडोजेनिक की बात करें यानी जो अंदर से फोर्सेस लग रही हैं अर्थ में, कभी कभी तो इनमें अचानक से मूवमेंट आ जाता है और कभी कभी बहुत स्लोली मूवमेंट्स आते हैं। सडन मूवमेंट आने की वजह से अर्थक्वेक हो जाता है, वॉल्केनो हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। आपको तो पता है, आप सुनते होंगे न्यूज़ वगैरह में कि वहाँ भूकंप आ गया, वहाँ वॉल्केनो फट गया। एकदम से होता है ये सारी चीज़ें, लोग अपने घर को छोड़ के भी नहीं जा पाते हैं, तुरंत आ जाता है अर्थक्वेक और पूरी की पूरी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। सो मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है इस सडन मूवमेंट की वजह से, क्योंकि अर्थक्वेक भी अचानक आता है और वॉल्केनोज भी अचानक आते हैं और ये दोनों ही एंडोजेनिक फोर्सेस हैं। नाउ अब हम क्या देखने वाले हैं, पहले तो हम एक वर्ड ओरिजिन देखने वाले हैं। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं एंडोजेनिक की और एक्सोजेनिक की। तो ये वर्ड कैसे बना, देखो आपको कैसे याद रखना है। जेनिक मीन्स होता है ओरिजिन, और हम फोर्सेस की ओरिजिन की बात कर रहे हैं जो अर्थ के ऊपर और अंदर लगती हैं। तो आप कैसे याद रखोगे कि एंडोजेनिक वाली ही अंदर लगती है, क्योंकि एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। इसलिए एक्सोजेनिक मतलब जो ऊपर में लग रही है अर्थ के, और एंडोजेनिक मतलब जो अंदर लग रही है अर्थ के। बहुत ही सिंपल है ना। वॉल्केनो के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अर्थक्वेक के बारे में तो आप काफ़ी चीज़ें जानते हैं और मैं बताऊंगी भी आपको, डोंट वरी पहले, लेकिन वॉल्केनो के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वॉल्केनो पहले दिया है। अ वॉल्केनो इज ए बेंट ओपनिंग इन द अर्थ's crust through which molten material erupts suddenly। देखो वॉल्केनो क्या होता है, ऐसे ही लगता है जैसे एक पहाड़ सा उठा हुआ है, लेकिन ये ओपन होता है। कैसा होता है, ओपन, गड्ढा होता है और ये अंदर से खुला हुआ होता है कुएं टाइप से,
और इसमें से सडनली क्या होता है, मोल्टन मैग्मा निकलने लगता है। ये देखिए इस पिक्चर में निकल रहा है। हमने क्रस्ट पढ़ी थी, ये क्रस्ट है, ये फिर मेंटल की लेयर आ गई और क्रस्ट के ऊपर ये पहाड़ जैसा बना हुआ है। जो वॉल्केनो की ये ऊपर की जगह होती है माउथ टाइप का, इसको हम क्रेटर कहते हैं, ठीक है। और ये जो एक जगह है जहां से मोल्टन मैग्मा नीचे से ऊपर निकलता है, इसको हम वेंट कहते हैं। अब देखिए ये है मैग्मा चैम्बर। अब मैं कलर चेंज करती हूँ सो दैट आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये था मैग्मा चैम्बर जहाँ से मैग्मा निकल रहा है और ऊपर को गया। जब ये ऊपर को मैग्मा जाता है तो इसमें से गैसेस भी निकलती हैं, एशेस भी निकलती हैं, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। और ये मैग्मा अब ऐसे बाहर करके बहेगा भी इस तरीके से। तो ये जब मैग्मा, हमने ये पढ़ा था ना इससे पहले वाले चैप्टर में, कि जब मैग्मा बाहर आ जाएगा तो हम इसको लावा बोलेंगे, इसलिए लावा लिखा हुआ है। तो ये क्लियर हो गया। सिमिलरली ऐसे ही क्या होता है अर्थक्वेक की कंडीशन में होता है, व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम रहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे और लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं टूट गई। अब ये आपस में पास पास आ भी रही हैं बट बहुत स्लोली आ रही हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनमें वाइब्रेशन होने लगता है और बहुत खतरनाक वाइब्रेशन होता है, सडनली होता है, अचानक से। तो उस वाइब्रेशन की वजह से भी कई बार ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं, ठीक है। तो इन वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है अर्थक्वेक। समझो मात्र वाइब्रेशन से अर्थक्वेक आ जाता है। अगर ये तेज तेज भागने लग जाए प्लेट्स तो क्या आएगा, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। चलिए अब इसको भी मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करिए ये है जमीन और यहाँ ये बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये बोला जा रहा है द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट is called focus. The place on the surface of the focus is called epicenter. मान लीजिए यहाँ अंदर से कोई जगह है जहाँ से ये वाइब्रेशन उठी, तो इस जगह को हम फोकस करेंगे और इस वाइब्रेशन ने उठ के इस बिल्डिंग को हिला दिया, इस बिल्डिंग को अटैक कर दिया। तो ये बिल्डिंग क्या हो गया, एपीसेंटर हो गया। तो ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, फोकस एंड एपीसेंटर। Vibration travel outwards from the epicenters as wave. Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decrease away from the center. अब जैसे बिल्डिंग ही एपीसेंटर है तो सबसे ज़्यादा ये बिल्डिंग तो खराब हो ही जानी है, लेकिन इसके आसपास के जो दूर दूर के बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उन पे खतरा थोड़ा कम रहेगा। सबसे ज़्यादा खतरा कहाँ रहता है, एपीसेंटर पे। सबसे ज़्यादा खतरा कहाँ होता है, एपीसेंटर पे। तो ये दे रखा है, कुछ इस प्रकार का होता है। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। देखो यहाँ पर मान लो अर्थक्वेक इस जगह पर, ये जमीन है, ये ऑरेंज वाला एरिया वो है जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है। और इतने नीचे अर्थ के जाके यहाँ पर मान लो अर्थक्वेक बनने लग गया, ठीक है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई एंड ये जगह पे यहाँ पर कोई बिल्डिंग होगी, ये है एपीसेंटर। सबसे खतरनाक हिट कहाँ पर होगा, सबसे ज़्यादा जो तबाही मचेगी वो यहीं मचेगी, इस जगह पे, एपीसेंटर पे। लेकिन ये जो वेव्स निकलती हैं अर्थक्वेक की, ये और भी डायरेक्शन में जाएंगी, जैसे ये जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, लेकिन यहाँ इतना खतरा नहीं होगा जितना एपीसेंटर में होता है। चलो डू यू नो, देखो जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं ना, ये तीन प्रकार की वेव्स होती हैं। एक होती है पी वेव्स जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, दूसरी होती है एस वेव्स जिनको हम ट्रांसवर्स वेव भी कह सकते हैं, और तीसरी होती है एल वेव्स जिसको हम सरफेस वेव्स भी कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की वेव्स आती हैं और इन पे ही डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक कितना तेज आएगा या कितने कम आएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हल्का फुल्का झटका हुआ, हमारे बेड हल्के फुल्के हिले और अर्थक्वेक चला गया, मतलब वाइब्रेशन खत्म।
लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि हमें समझने का टाइम नहीं मिलता है और पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। तो डिपेंड करता है कौन सी वाली वेव हिट कर रही है और एपिसेंटर कहाँ है, इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. देखो, जैसे और चीज़ों की हमें पहले से पता पड़ जाती है कि तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, बारिश तेज होगी, लेकिन अर्थक्वेक के बारे में हम अभी तक पहले से पता नहीं लगा पाए। हमें नहीं पता पड़ता कि अर्थक्वेक कहाँ आने वाला है। बोला था ना, अभी बताया था मैंने कि सडनली होता है। कैसे होता है? एकदम सडन होता है, हमें पहले से इसका कोई अंदेशा नहीं होता है कि होने वाला है। हम अर्थक्वेक का पहले पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ चीज़ें पता होंगी कि कैसे कैसे हमें अर्थक्वेक आ जाए, कि क्या क्या करना है, तो हम बच ज़रूर सकते हैं, जो डैमेज है उसको कम भी कर सकते हैं। जो कॉमन पीपल थे वो कैसे प्रेडिक्शन करते थे कि अर्थक्वेक आने वाला है? वो स्टडी करते थे एनिमल्स के बिहेवियर को। जैसे कि तालाब में अगर मछलियां हैं, वो इरिटेटेड हो रही हैं, चिड़चिड़ी हो रही, मतलब जो इसकी हमें तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो लोग इसकी पढ़ाई करते हैं उन्हें समझ में आ जाता है। या फिर स्नेक्स निकल निकल के सरफेस पे आ जाएं, तो जो इस चीज़ की स्टडी करते हैं एनिमल्स के बिहेवियर की, उनको ये चीज़ें समझ में आ जाती है और उनसे भी समझ में आ जाता है कि अर्थक्वेक में भी आने वाला है। तो यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है, कहाँ की? अर्थक्वेक आया था एक जगह पे, वहाँ की केस स्टडी दी गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक हिट्स भुज। भुज टाउन है गुजरात के अंदर। A massive earthquake measuring 6.9 on Richter scale hit Bhuj town on 26 January 2001. तो 2001 में बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था। 6.9 बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो देखा जाता है ना कि कितना ज़्यादा, ये जो मेजरिंग है, मतलब 6.9 हमने नाप लिया, तो इसको नापने के लिए एक स्पेशल स्केल होता है अर्थक्वेक को, दैट इज़ रिक्टर स्केल, उस पे नापा जाता है। तो पहली चीज़ आपको ये पता पड़ गई कि अर्थक्वेक को हम रिक्टर स्केल पे नापते हैं, और 26 जनवरी 2001 में भुज में बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था। स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड। स्कूल सबसे ज़्यादा बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट हुए थे। एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर feared to have lost their lives following the collapse of school building। बताओ, स्कूल बिल्डिंग ही कोलैप्स हो गई थी यहाँ पर। Bhuj relief effort blighted. These days after the quake, concern rose about food, blankets and medical supplies not reaching everyone। अब देखो, तबाही मच गई है, लोगों के घर टूट गए हैं, तो अब वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो इन सब चीज़ों की कमी आ गई वहाँ पर, खाने पीने की चीज़ों की, मेडिसिन की, हर एक के पास हर चीज़ नहीं पहुँच पा रही थी। डिस्ट्रैक्शंस हुआ बहुत सारे, जैसे कि फोन लाइंस, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइंस वर नॉक्ड आउट। तो ये सब खराब हो गया डिस्ट्रैक्शन की वजह से। फायर इन द सिटी। हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड एट चारकोल कुकर्स ओवरट्यून्ड। फायर लग गई सिटीज़ में काफ़ी जगह। मात्र एक अर्थक्वेक के आने से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन द क्वेक जोन। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ स्टेट इमरजेंसी। और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि स्टेट इमरजेंसी लगानी पड़ी प्रेसिडेंट को। CM's appeal to the center. Gujarat appeals for financial help. The Chief Minister of Gujarat has launched an appeal for the center to deal with the disaster. और चीफ मिनिस्टर जो थे गुजरात के, उन्होंने सेंटर से अपील करी कि वो कुछ फाइनेंशियल हेल्प करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी थी। तो मेन चीज़ आप ये याद रखिएगा कि भुज में जो अर्थक्वेक आया था वो आया था 26 जनवरी 2001 में, और दूसरी चीज़ कि रिक्टर स्केल पे ये 6.9 था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ हम देखेंगे डू यू नो में क्या बताया जा रहा है। An earthquake is measured with a machine called seismograph। बहुत ही अच्छी जानकारी है कि अर्थक्वेक को हम किस पे मेजर करते हैं, सिस्मोग्राफ पे, ठीक है।
और रिक्टर स्केल अलग चीज़ है, दोनों को कंफ्यूज मत करिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। नंबरिंग अगर आपको पता करनी है कि कितनी इंटेंसिटी का, तीव्रता का मतलब कितना ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आया है, तो आपको रिक्टर स्केल की ज़रूरत होगी। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस देन कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। अगर रिक्टर स्केल पे आपकी नंबरिंग 2.0 है तो हल्के से झटके लगते हैं बस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेड पे बैठे हो तो बेड थोड़ा बहुत हिलने लगता है। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। और अगर 5.0 आ जाएगा तो चीज़ें गिरने लग जाएंगी, जहाँ भी आपका कोई सामान रखा है वो सब गिरने लगेगा। और 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसीडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज मेजर अर्थक्वेक। और जो अभी भुज में आया था वो 6.9 था, लगभग 7 ही था। और 7 को क्या माना जाता है, बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक माना जाता है। इवन अगर 6.0 ही आ जाए रिक्टर स्केल पे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होता है। तो जितनी बड़ी नंबरिंग आ जाएगी रिक्टर स्केल पे उतनी ही बड़ी अर्थक्वेक तबाही लेके आएगा। नाउ अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस के बारे में। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जिस टाइम अर्थक्वेक आता है हमें कहाँ शेल्टर लेना चाहिए, कहाँ बच के छुपना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और अ वॉल। हमेशा जब भी अर्थक्वेक आए तो जो आपका किचन में काउंटर बना हुआ था, स्लैब बनी हुई थी, उसके अंदर आप बैठ जाइए, या टेबल के नीचे या फिर किसी डेस्क के नीचे बैठ जाइए, ठीक है, या फिर कॉर्नर में बैठ जाइए किसी दीवार के। स्टे अवे फ्रॉम, हमें किन किन, जब भी अर्थक्वेक आएगा तो किन चीज़ों से दूर भागना चाहिए, जैसे फायर प्लेसेस से दूर भागना चाहिए, एरियाज अराउंड चिमनी से दूर भागना चाहिए, विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स। तो जो भी कांच की चीज़ें हैं और आग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वहाँ से हमें दूर होना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, spread awareness amongst your friends and family members and face any disaster confidently। चीज़ें तो आएंगी, दुर्घटना तो होनी ही है क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। ये जो अर्थक्वेक से दुर्घटना होती है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो होना ही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस दुर्घटना को जितनी बड़ी हो सकती है उसे रोक सकते हैं, हम इस दुर्घटना को छोटा कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में। और ये तभी होगा जब सब जागरूक बनेंगे, जब सबको पता होगा कि किस टाइम पे क्या करना चाहिए। वरना आमतौर पे देखा गया है जब ऐसी विपदा आती है तो लोग हाइपर हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है और मूर्खता करते हैं। हमेशा प्रॉब्लम्स जब आए तो शांति से सॉल्यूशंस निकालने चाहिए, घबराने से चीज़ें और ज़्यादा बेकार हो जाती हैं।